नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, भूगोल में हमारी आज की क्लास का टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको एक परिचय देना चाहता हूं ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसमें अल्फ्रेड वैगनर ने यह कहा कि हमारे सामने जो वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, जैसे कि आपके सामने है, अगर मैं इनकी गिनती करना चाहूँ, तो देखो, पहला महाद्वीप आपके सामने उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इधर ऑस्ट्रेलिया और सबसे 7वां महाद्वीप हमारे सामने ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। अल्फ्रेड वैगनर ने यही बताया कि ये जो 7 महाद्वीप हमारे सामने हैं, शुरुआत में ये 7 महाद्वीप एक ही जगह जुड़े हुए थे। एक ही महामहाद्वीप था, जिसका नाम अल्फ्रेड वैगनर ने रखा पेंजिया, जैसे कि आपके सामने ये रहा। तो ये एक ही महाद्वीप था, इसका नाम अल्फ्रेड वैगनर ने रखा पेंजिया। और एक ही महासागर था, जिसका नाम अल्फ्रेड वैगनर ने रखा पैंथालासा। ये पैंथालासा है इधर। लेकिन समस्या ये रही कि अल्फ्रेड वैगनर ये नहीं बता पाया कि ये विस्थापन जो महाद्वीपों में हुआ है, वर्तमान स्थिति हमारे सामने ये जो है महाद्वीपों की, ये 7 महाद्वीप है, ये कैसे बने, इनकी गति कैसे हुई, इनका विस्थापन कैसे हुआ, ये अल्फ्रेड वैगनर बताने में असमर्थ रहा। जिसके कारण अल्फ्रेड वैगनर की बात को अच्छे से नहीं स्वीकारा जा सका। लेकिन धीरे-धीरे जब 1930 में हमने पढ़ा पिछली क्लास में एक सिद्धांत, आर्थर होम्स का संवहनी सिद्धांत, हमने पढ़ा आर्थर होम्स का संवहनी सिद्धांत, उससे अल्फ्रेड वैगनर के सिद्धांत को काफ़ी समर्थन मिला और काफ़ी हद तक ये समझने में हमें आसानी रही कि हाँ, अल्फ्रेड वैगनर की बात बिल्कुल सही थी। उसके बाद एक और हमने सिद्धांत पढ़ा था पिछली क्लास में, जिसका नाम है हैरी हेस का महासागरीय नितल सिद्धांत, जिसमें हैरी हेस ने यह बताया कि जो महासागर का तल है, उसमें भी लगातार फैलाव हो रहा है। तो हैरी हेस के इस सिद्धांत से भी अल्फ्रेड वैगनर के सिद्धांत को समर्थन मिला और ये साबित हुआ कि हाँ, अल्फ्रेड वैगनर की बात सही है। वर्तमान में हमारे पास जो 7 महाद्वीप हैं, उनमें विस्थापन हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी, इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने तो अल्फ्रेड वैगनर के सिद्धांत पर मोहर लगा दी और ये बिल्कुल 100% सिद्ध हो चुका है कि हाँ, हमारे जो वर्तमान में ये 7 महाद्वीप हैं, इनमें विस्थापन हुआ है। प्रारंभ में ये अ, एक ही महाद्वीप था, जिसका नाम है पेंजिया। तो मैंने आपको एक परिचय दिया, अभी तक हमने क्या पढ़ा पिछली क्लासेस में, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी, आपको समझ में आ जाएगा अल्फ्रेड वैगनर की जो बात थी, वो कितनी सही थी, 100% सही थी। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं प्लेट विवर्तनिकी है क्या? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हम इसको कहते हैं। देखो, सामान्य सी भाषा में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ, तो जैसे हमने पढ़ा था वायुमंडल की परतें होती हैं, उसी तरह से हमारी जो पृथ्वी है, उसकी भी परतें होती हैं। देखो, चित्र आपके सामने है। हमारी पृथ्वी को मुख्यतः 3 परतों में बाँटा। हालाँकि हमने फिर उसको 5-6 परतों में छोटा-छोटा करके बाँट दिया, पर अगर मैं मेन परतों की बात करूँ, तो हमारी पृथ्वी को मुख्यतः 3 परतों में बाँटा गया। देखो, ये आपके सामने हमारी पृथ्वी की जो परतें हैं, उनका चित्र है। तो मैं आपको सामान्य सी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी सपोज़ ये पृथ्वी है और ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, ये भूपर्पटी है, जिसको हम कहते हैं स्थल मंडल। और ये लगभग-लगभग आप कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर की जो ऊँचाई है यहाँ तक, 100 किलोमीटर की जो पहली परत है हमारी पृथ्वी की, जिसको कहते हैं भूपर्पटी, इस 100 किलोमीटर की मोटाई तक थोड़ा-सा हिस्सा इसमें ऊपरी मेंटल का भी आ जाता है। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पृथ्वी को मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया है, या 3 परतों में। पहली परत भूपर्पटी और दूसरी परत आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीच में जो है ये मेंटल है, इसको मेंटल कहते हैं, और सबसे नीचे हमारी पृथ्वी का कोर है, जिसको कहते हैं गर्भ। तो ये टोटल गहराई देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी पृथ्वी की, ये टोटल गहराई आपको यहाँ पर नज़र आ रही है 6378 किलोमीटर। तो हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं भूपर्पटी, 100 किलोमीटर तक का हिस्सा, वो ठोस है। हम ये समझने जा रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी है क्या? तो जो 100 किलोमीटर तक का हिस्सा है हमारी पृथ्वी का, सबसे ऊपर की जो परत है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम कहते हैं भूपर्पटी, तो वो एकदम ठोस अवस्था में है। और ये ठोस अवस्था में नीचे 7 मुख्य प्लेटें हैं हमारी पृथ्वी की, जिनको हमने प्लेट कह दिया है, बहुत बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं। तो ये जो हमारी भूपर्पटी है, ये 7 मुख्य प्लेटों में बटी हुई है, चट्टानों में, बड़ी-बड़ी चट्टानों में। और जो 100 किलोमीटर के नीचे का हिस्सा है, ये कुछ द्रवित हिस्सा है, ठोस नहीं है। तो ये जो 7 मुख्य प्लेटें हमारी पृथ्वी की हैं, ये इस द्रव पर तैरती रहती हैं। फिर नीचे ठोस अवस्था है। तो अगर मैं आपको सामान्य सी भाषा में बताना चाहूँ, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए,
ये हमारी पृथ्वी का 100 किलोमीटर तक का हिस्सा है, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं भूपर्पटी, एकदम ठोस है। और नीचे ये आप कुछ द्रव देखेंगे तो हमारे जो ठोस हिस्सा है पृथ्वी का वो इस द्रव पर तैर रहा है, ये ऊपर का द्रव है ये। तो ये जो ठोस हिस्सा हमारी पृथ्वी का है ऊपर वाला ये जिसको हमने क्रस्ट कहा, लगभग 100 किलोमीटर की मोटाई जो है हमारी पृथ्वी की वो एकदम ठोस अवस्था में है। और ये जो ठोस अवस्था में है ये मुख्यतः 7 चट्टानों में बटा हुआ है। और ये 7 चट्टानें आपस में टकराती रहती हैं या एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं, जिसके कारण भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आती हैं। और भूकंप और ज्वालामुखी के कारण ही हमें ये समझ में आता है कि जो हमारी जो परतें हैं पृथ्वी की, वो लगातार गति कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सामान्य सा परिचय मैंने आपको बताया। देखो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत भूविज्ञान का सबसे आधुनिक और स्वीकृत सिद्धांत है। क्यों है? बिल्कुल हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ये जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, ये किस-किस वैज्ञानिकों ने दिया और कब दिया? तो देखो 1967-68 में मुख्यतः 3 वैज्ञानिक थे जिनमें पहले मैकेंजी थे, दूसरे वैज्ञानिक पार्कर थे और तीसरे मॉर्गन थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने ये सिद्धांत विकसित किया जिसका नाम है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। और देखो यहाँ पर तीसरी बात जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी है, यहाँ पर लिखी हुई है कि इस सिद्धांत में, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और हैरी हेस का महासागरीय नितल प्रसार सिद्धांत दोनों को मिलाया गया। भाई हैरी हेस ने तो ये बताया कि जो महासागर है उसका तल लगातार फैल रहा है, और अल्फ्रेड वेगनर ने ये बताया कि जो हमारे महाद्वीप हैं उनमें विस्थापन हुआ है। वर्तमान में पूरा महाद्वीप हमारा एक ही बड़ा सा महाद्वीप था जिसका नाम रखा गया पेंजिया, और ये खिसकते खिसकते आज की वर्तमान स्थिति में आ गए, 7 महाद्वीप बन गए। ये अल्फ्रेड वेगनर ने बताया। और हैरी हेस का हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था चित्र बनाकर, हैरी हेस का नितल प्रसार सिद्धांत। उस सिद्धांत में हैरी हेस ने हमें ये समझाया था कि जो महासागर है उनका तल भी लगातार फैल रहा है। तो ये जो 3 वैज्ञानिक आप देख रहे हैं, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इन तीनों ने अल्फ्रेड वेगनर और जो हैरी हेस है इन दोनों के सिद्धांत को मिलाया और एक नया सिद्धांत दे दिया जिसका नाम रखा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। तो देखो निष्कर्ष की बात करें तो पृथ्वी की सतह कई प्लेटों में बटी हुई है। मैंने आपको बताया मुख्यतः 7 प्लेटों में बटी हुई है, जिसके कारण भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। तो हम यही समझने जा रहे हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। मैंने आपको पृथ्वी की अभी संरचना समझाई। देखो पृथ्वी हमारी जो है वो मुख्यतः 3 भागों में बटी हुई है, 3 परतों में। सबसे ऊपर की परत लिथोस्फीयर कहलाती है जिसको स्थलमंडल कहते हैं। इसकी मोटाई देखो आपके सामने है 100 किलोमीटर। इसको हम कहते हैं पृथ्वी की ठोस बाहरी परत, लिथोस्फीयर इंग्लिश का नाम है, हिंदी में इसको कहते हैं स्थल मंडल। ये स्थल मंडल आप सामने देख सकते हैं। इसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर की है, मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था। तो ये जो 100 किलोमीटर का स्थल मंडल हमारे सामने है, ये कई प्लेटों में बटा हुआ है। मुख्यतः 7 बड़ी-बड़ी प्लेटें हैं, अभी हम समझेंगे कौन-कौन सी प्लेटें हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी की जो पहली परत है, 100 किलोमीटर की जो ऊंचाई है पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसको भूपर्पटी भी कहते हैं, और इस पृथ्वी में हमारा ऊपरी मेंटल भी आ जाता है। 100 किलोमीटर की ऊंचाई की जो परत है हमारी पृथ्वी की, वो कई प्लेटों में बटी हुई है। उसके नीचे की जो प्लेट है, मतलब जो परत हमारी पृथ्वी की है, उसको कहते हैं एस्थोनोस्फीयर। ये भी इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में इसको हम कहते हैं दुर्बल मंडल। तो ये जो दुर्बल मंडल है, ये द्रव है, द्रवित है, मतलब गाढ़ा टाइप का, जैसे वो नहीं होता प्लाज्मा टाइप का कुछ, मतलब एकदम द्रव पानी की तरह तो नहीं है, लेकिन दलदल टाइप का है, एकदम द्रव है। तो ये जो स्थल मंडल है, ऊपर की जो 7 चट्टानें हैं हमारी पृथ्वी की, ये इस दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रही है लगातार। देखो यहाँ पर लिखा है लिथोस्फीयर के नीचे पाई जाने वाली अर्ध द्रव परत है, और इसी प्लेट पर ये जो एस्थोनोस्फीयर है जिसको हमने दुर्बल मंडल कहा, इसी परत पर जो 7 मुख्य प्लेटें हैं वो तैरती हैं और आप खिसकती रहती हैं एस्थेनोस्फीयर में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो प्लेटें कौन सी हैं 7 बड़ी प्रमुख, वो आपके सामने है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। कुल बड़ी प्लेटें जो हैं वो 7 हैं, बड़ी प्लेटें, और कई छोटी-छोटी प्लेटें भी हैं। तो बड़ी प्लेटों की बात करें तो सबसे पहली बड़ी प्लेट वो आपके सामने है प्रशांत प्लेट, जो कि आपके सामने है। प्रशांत महासागर प्लेट कहते हैं इसको, प्रशांत महासागर जो है उसकी प्लेट है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, और एक जो
अंटार्कटिका प्लेट है 7वें नंबर की वो। तो अगर मैं आपको चित्र बनाकर समझाना चाहूँ, अब आपको यहाँ से सारी बातें क्लियर हो जाएँगी। देखो ये जो हमारे सामने 7 मुख्य प्लेटें हैं, इनको एक बार समझ लेते हैं और ये किस दिशा में गति कर रही हैं, कैसे आपस में टकराती हैं। अगर ये बात हमने समझ ली तो बस हमारा जो ये टॉपिक है आज का प्लेट विवर्तने की आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। सपोज़ एक प्लेट आपके सामने ये है इधर। ये आपके सामने एक प्लेट है इधर और इस प्लेट का नाम रखा प्रशांत महासागर की प्लेट। 7 प्रमुख प्लेटें हम समझने जा रहे हैं कहाँ-कहाँ पर है। चलो एक प्लेट आपके सामने ये है, इसका नाम है प्रशांत महासागर की प्लेट। इसको मैं शॉर्ट में लिख दूँ, आप समझ जाओगे। देखो ये मैंने लिख दिया प्रशांत महासागर प्लेट। आप अगर नोट कर रहे हो तो प्लीज़ करते चलें। ये आपके सामने पहले नंबर की प्लेट है। हालाँकि पहला दूसरा हमने आपस में नंबर दे दिया है अपनी समझदारी से, आपसी समझदारी से वैज्ञानिकों ने। कहीं से भी नंबर शुरू हो सकता है, तो हमारे सामने कुल मिलाकर पहली प्लेट है प्रशांत महासागर प्लेट। दूसरी प्लेट आप कहीं इधर देखेंगे, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने रखा उत्तरी अमेरिका की प्लेट। उत्तरी अमेरिका की प्लेट है दूसरे नंबर की यहाँ पर। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया नॉर्थ अमेरिका, NA। उसी तरह से यहाँ पर आपको एक प्लेट और नज़र आएगी नीचे दक्षिणी अमेरिका की। इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ साउथ अमेरिका की प्लेट। फिर इधर आप देखेंगे यूरेशिया, यहाँ पर एक प्लेट आपको नज़र आएगी, यूरेशिया की प्लेट है यहाँ पर। इस यूरेशिया के नीचे यहाँ पर आपको एक और प्लेट नज़र आएगी, इसका नाम है अफ्रीका जो देश महाद्वीप है, उस अफ्रीका महाद्वीप की एक प्लेट नज़र आएगी, जिसको हमने कहा अफ्रीका की प्लेट। और जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, वो आपको कहीं यहाँ पर नज़र आएगी, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। अभी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, वो एकदम सीधी नहीं है, कुछ इस तरह से इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और फिर लास्ट में आपको यहाँ पर पता है हमारा जो अंटार्कटिका है, 7वां महाद्वीप, तो वो 7वीं प्लेट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, अंटार्कटिका महाद्वीप की। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने 7 प्लेटें हमारी पृथ्वी की हैं। इधर देखो प्रशांत महासागर की प्लेट है, मैं इनके पहले नाम लिख देता हूँ। ये इधर उत्तरी अमेरिका की प्लेट है, नीचे दक्षिणी अमेरिका की प्लेट है और इधर ये है यूरेशियाई प्लेट है। यूरेशियाई, ये यूरेशियाई प्लेट है और ये जो है ये अफ्रीका की प्लेट और ये जो है इधर हमारी ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये वाली। इसको आप नाम लिख सकते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया। और इसको कौन नहीं जानता, सबसे लास्ट में जो है ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका की प्लेट है ये। देखो मैंने चित्र के माध्यम से आपको इस यही समझाने का प्रयास किया है कि ये जो हमारी 7 मुख्य प्लेटें हैं, बड़ी-बड़ी प्लेटें हैं, ताकि आपको समझ में आए कौन-सी प्लेट कहाँ पर है। तो प्रशांत महासागर की प्लेट ये इधर रही। अगर हम इनकी गति की बात करें, कौन-सी प्लेट किधर गति कर रही है, तो देखो ये जो प्रशांत महासागर है, ये आपको इधर गति करती नज़र आएगी पूरब की दिशा में। इसकी प्लेट की जो गति है वो इस ओर है। यहाँ पर आप समझ जाना, ये मैं तीर के निशान लगा रहा हूँ, ये पूरब की दिशा में गति कर रही है प्लेट। जो उत्तरी अमेरिका की प्लेट है, ये इधर पश्चिम की तरफ गति कर रही है। ये मैंने तीर का निशान लगा दिया, आप समझ जाना। और ये जो हमारी दक्षिणी अमेरिका है, ये भी पूरब की तरफ गति कर रही है। ये प्लेटों की गति के निशान लगा रहा हूँ मैं, आप समझ जाओगे, मुझे पूरी आशा है। मैं इसको साफ करके इरेज़ करके बना देता हूँ ताकि आपको बात और अच्छे से क्लियर हो जाए। जो उत्तरी अमेरिका है, उसकी जो प्लेट है, उसकी जो गति हो रही है, वो गति है पश्चिम दिशा की ओर। उसी तरह से जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका की जो प्लेट है, उसकी गति भी पश्चिम दिशा की ओर है। उसके बाद जो यूरेशिया प्लेट है, जो हम देख रहे हैं ऊपर यूरेशिया प्लेट, इसकी गति आप देखोगे नीचे दक्षिण की ओर। इसकी गति नीचे दक्षिण की ओर है। अफ्रीका की जो प्लेट है, इसकी गति आप देखोगे तो इसकी गति ऊपर की ओर है, उत्तर की ओर। और जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ये भी उत्तर की ओर गति कर रही है। और ये जो 7वीं प्लेट है अंटार्कटिका, इसकी कोई दिशा नहीं है, कोई दिशा नहीं है इसकी। मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। इसकी कोई दिशा नहीं है। देखो मुझे पूरी आशा है कि आपको सामान्य सी जो दिशा का ज्ञान है वो होगा। अगर नहीं है तो मैं आपके सामने बना देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने तीर के निशान लगा दिए हैं ये। इस तरह से आपके सामने 4 दिशाएँ हैं, जो कि मैंने बना दी हैं। ये ऊपर उत्तर की दिशा है, अगर कोई ऊपर की ओर जा रहा है तो समझो उत्तर दिशा में जा रहा है।
कोई नीचे की ओर जा रहा है तो दक्षिण दिशा में जा रहा है, और ये इधर पूर्व दिशा में जाएगा, और ये इधर पश्चिम दिशा है। तो ये जो 7 प्लेटें आपके सामने हैं, प्रमुख मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया, इनकी किस-किस दिशा में गति हो रही है, आप समझ सकते हैं। तो ये प्रमुख 7 बड़ी प्लेटें हैं, जो हमारे स्थलमंडल की प्लेटें हैं। ये मैंने इनकी दिशा क्यों लिखी है, अभी आप समझ जाओगे। इनके बीच में कुछ छोटी-छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। 7 प्रमुख प्लेटें तो ये हैं, पर इनके बीच में कुछ छोटी-छोटी प्रमुख प्लेटें हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कुछ छोटी-छोटी 3 प्लेटें आपको नज़र आएँगी। सबसे ऊपर की प्लेट अगर मैं इसका नाम तो जुआन डी फुगा प्लेट है। दूसरे नंबर की जो प्लेट है, ये कोकोस प्लेट है, और ये तीसरे नंबर की प्लेट है नाजका प्लेट। ऐसे करके बहुत सारी छोटी-छोटी प्लेटें आपको देखने को मिलेगी, पर मुख्यतः हमारी 7 प्रमुख प्लेटें हैं। इनकी दिशा मैंने आपको क्यों बताई, अभी आप समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पर आपको यही समझाया गया है कि जो हमारा स्थलमंडल है, जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी है, जो 100 किलोमीटर की ऊँचाई है, वो 100 किलोमीटर की जो हमारी परत है पृथ्वी की, वो मुख्यतः 7 बड़ी-बड़ी प्लेटों में बटी हुई है। पहली प्लेट है प्रशांत महासागर की प्लेट, दूसरी प्लेट उत्तरी अमेरिका प्लेट, तीसरी प्लेट दक्षिणी अमेरिका की प्लेट, चौथी अफ्रीका की प्लेट है, 5वीं यूरेशियन प्लेट है, और फिर 6वें नंबर पर जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, जिसको हमने इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कहा, वो, और 7वें नंबर की अंटार्कटिका प्लेट है। और ये प्लेटें जो नीचे है हमारी पृथ्वी की परत में है, ये गति कर रही हैं लगातार। देखो, ये गति कर रही हैं, जो ये प्रशांत महासागर की प्लेट है, ये इधर गति कर रही है पूर्व दिशा में, और जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की प्लेट है, वो इधर गति करी पश्चिम दिशा में। तो ये प्लेटें आपस में टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी? बिल्कुल टकराएंगी। और जब ये टकराएंगी, तो फिर इनसे मैग्मा बनेगा। मैग्मा वो ऊपर आएगा, धरातल से ऊपर निकलेगा, तो वो लावा कहलाएगा। ये मैग्मा अगर ऊपर आएगा धरातल के ऊपर, तो पर्वतों का निर्माण होगा, और अगर ये मैग्मा समुद्र के नीचे रहेगा, पानी में रहेगा, तो वो कटक कहलाएंगे, जिसको रिज कहते हैं। भाई, समुद्र में जो पहाड़ बनते हैं उनको हम कटक कहते हैं, और जो धरती के ऊपर आ जाते हैं उनको हम पहाड़ कह देते हैं, पर्वत कह देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत सारी बातें आज क्लियर होंगी। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं प्लेटों की गति का क्या कारण है, प्लेटें गति क्यों कर रही हैं। तो देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संवहनीय धारा, जो ऑर्थर होम्स का संवहनीय सिद्धांत है, हमने बहुत अच्छे से समझा था। पहला कारण तो है संवहनीय धारा, जिसके कारण प्लेटें आपस में गति कर रही हैं। दूसरा कारण है मैग्मा गर्म होता है, ऊपर उठता है, फिर ठंडा होता है, नीचे होता है। इसी को तो संवहनीय धारा कहा था ऑर्थर होम्स ने। और इस चक्र से प्लेटों पर बल पड़ता है और वे खिसकती रहती है। ये प्लेटों की गति के प्रमुख कारण हैं। हम पढ़ रहे हैं प्लेट विवर्तनी की। मैंने आपको समझाया, मुख्यतः हमारी जो पृथ्वी है, उसकी जो पहली परत है, ठोस है, जिसको स्थलमंडल कहते हैं। तो वो स्थलमंडल हमारा मुख्य 7 प्लेटों में बटा हुआ है, और वो प्लेटें अब इधर-उधर गति कर रही हैं। अब देखो, ये जो प्लेटें गति कर रही हैं, ये जो मैंने आपके सामने जो मैंने चित्र बनाया, ये गति कर रही हैं। तो अब ये आपस में टकराती हैं। कुछ टकराएँगी, कुछ एक-दूसरे से दूर जाएँगी। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि कौन-कौन सी कंडीशन यहाँ पर बन सकती है, कब हमारे पहाड़ बनेंगे, कब क्या होगा। तो यहीं पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। देखो, यहाँ पर ये जो प्लेटों की गति है, इन प्लेटों की गति के कारण कुछ सीमाएँ बनती हैं, जैसे कि पर्वत बनते हैं, पहाड़ बनते हैं। जो हमने एक प्रशांत महासागर में देखा, सबसे गहरा जो ट्रेंच है, सबसे गहरी जो खाई हमारी दुनिया की है, वो प्रशांत महासागर में, जिसका नाम है मेरियाना। वो भी इन प्लेटों की गति के कारण बनते हैं। क्यों बनते हैं, अभी हम समझेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए, जो प्लेटों की सीमाएँ हैं, वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। तो पहले प्रकार की जो प्लेटों की सीमाएँ हैं, वो अभिसारी सीमाएँ हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, वो कैसे-कैसे टकराएँगी और उनसे क्या-क्या होगा। तो ये जो अभिसारी सीमाएँ हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। आप सपोज़ करिए, एक प्लेट आपके सामने महासागर की है, और दूसरी प्लेट आपके सामने महाद्वीप की है। तो जब महासागर और महाद्वीप प्लेटें आपस में टकराएँगी, तो क्या होगा? और जब महासागर की प्लेटें आपस में टकराएँगी, तो क्या होगा? और महाद्वीप की प्लेटें आपस में टकराएँगी, तो क्या होगा? तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं अभिसारी सीमाएँ। तो अभिसारी सीमाएँ के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से प्रकार होते हैं? पहला प्रकार है जब महासागर की प्लेट महाद्वीप से टकराएगी। जैसे कि जो एंडीज पर्वत है, वो एंडीज पर्वत का निर्माण इसीलिए हुआ क्योंकि एक प्लेट महासागर की है और दूसरी प्लेट महाद्वीप की है, आपस में टकराई, और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। देखो, अगर आपको नई बात समझ में आ रही, तो मैं आपको चित्र बनाकर समझाना चाहता हूँ। सपोज़ हमारे सामने इधर ये, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। चलिए, काफ़ी है। देखो, सपोज़ हमारे सामने इधर ये धरातल है। ये पृथ्वी है, जिसको हमने कहा महाद्वीप। ये हमारा इधर महाद्वीप है। चलो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, महाद्वीप।
और इस महाद्वीप के नीचे ये महासागर इधर साइड में है। तो ये महासागर की जो प्लेट है, जो इससे महाद्वीप से टकराएगी तो ये नीचे पहुंच जाएगी। क्यों पहुंचेगी, अभी मैं इसका कारण आपको बताऊंगा। ये इधर हमारा महासागर है। देखो, महासागर की जो प्लेटें होती हैं वो मोटाई में कम होती हैं, लेकिन उनका घनत्व अधिक होता है। और महाद्वीप की जो प्लेटें होती हैं वो मोटाई में अधिक होती हैं, लेकिन घनत्व कम होता है। तो जिसका घनत्व अधिक होगा वो अधिक भारी होगी। तो ये देखो महासागर की प्लेट है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ महासागर। तो आप ये एक बात यहीं पर नोट कर लीजिए, ये जो महासागर है, इस महासागर की प्लेट की मोटाई तो कम होगी। चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, मोटाई तो होगी कम, लेकिन घनत्व अधिक होगा। जब घनत्व अधिक होगा, और हमने ये सीखा भी कि ये जो प्लेटें हैं ये द्रव पर तैर रही हैं। जो दुर्बल मंडल है वो द्रवित है, अर्ध द्रव है। तो जब घनत्व अधिक है महासागर की प्लेट का, तो मोटाई कम हो भले ही हो, पर जब घनत्व अधिक है तो वजन भी अधिक होगा, तो जिसके कारण ये नीचे धस जाएगी। और उसी प्रकार ये जो महाद्वीप है इसकी मोटाई तो अधिक है, ये मोटाई अधिक का मैंने चिन्ह लगा दिया तीर का निशान ऊपर की तरफ करके, लेकिन इसका जो घनत्व है वो घनत्व कम होगा। अब ये प्लेटें दोनों आपस में टकरा रही हैं, महासागर की प्लेट और महाद्वीप की प्लेट ये आपस में टकराई। टकराने के कारण, चूंकि ये गर्म है, पिघल रही है लगातार, टकराने के कारण यहाँ से मैग्मा बना और वो मैग्मा ऐसे निकल के बाहर आया। जब तक वो मैग्मा धरातल के नीचे है उसको मैग्मा कहेंगे, और जैसे ही ये धरातल के ऊपर आएगा, ये मैग्मा जैसे ही धरातल के ऊपर आएगा उसको हम कह देंगे लावा। तो महासागर और महाद्वीप की प्लेटें आपस में टकराई और ऊपर लावा निकला, और ये लावा इतना ज्यादा निकल गया कि पहाड़ का निर्माण हो गया, और इस पहाड़ को नाम दे दिया एंडीज पर्वत। अर्थात जो एंडीज पर्वत है, अगर आपसे कोई पूछे वो क्यों बना, तो आप कह दीजिए महासागर और महाद्वीप की प्लेटें आपस में टकराई और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। मैंने आपको समझाया कैसे हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एंडीज पर्वत है, इधर ये जो बना हमारे पास ये एंडीज पर्वत है, आप इसको कह सकते हैं एंडीज पर्वत। तो इस एंडीज पर्वत का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि इधर महासागर की प्लेट है जिसका घनत्व अधिक है, और इधर ये महाद्वीप की प्लेट है जिसका घनत्व कम है। जब ये आपस में टकराएंगी तो ये महासागर की प्लेट तो नीचे धंस जाएगी, लेकिन इनमें जो मैग्मा होगा वो जब धरातल से ऊपर आएगा तो पहाड़ों का निर्माण होगा, और जो पहाड़ बना उसका नाम रख दिया एंडीज पर्वत। जब तक मैग्मा धरातल के नीचे है उसको मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही वो मैग्मा ऊपर आ जाता है उसको हम लावा कहते हैं। तो आपको मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि जो अभिसारी सीमाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। पहली है महासागर और महाद्वीपीय प्लेटें जब आपस में टकराएंगी, पहला प्रकार तो ये है। तो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों जब आपस में टकराई तो सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ महासागर की प्लेट और महाद्वीप की प्लेटों के आपस में टकराने से। अब दूसरी प्लेट हमारे सामने है महासागरीय महासागरीय। भाई, महासागर और महाद्वीप प्लेट आपस में टकराई तो एंडीज पर्वत बना, लेकिन अगर महासागर महासागर प्लेटें आपस में टकराएं तो क्या होगा? तो देखो बड़े बड़े गर्त बनेंगे और बड़े बड़े द्वीप बनेंगे, जैसे कि जापान। हम यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं जापान और मरियाना का जो गर्त है, वो महासागर और महासागर की 2 प्लेटें आपस में टकराई जिसके कारण जापान द्वीप बना। भाई, जापान भी एक तरीके से देश है भले ही, पर वो इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से बना। महासागर की प्लेट और महासागर की प्लेट आपस में टकराई, जापान बन गया। कैसे बना? वो बिल्कुल ऐसे ही, लावा निकला ऊपर तरफ, वो निकलता चला गया और फिर एक बड़ा सा टापू बन गया, द्वीप बन गया, तो जापान बन गया। और जब दोनों महासागर की प्लेटें हैं तो कोई जरूरी थोड़ी है कि ऊपर ही आएगा लावा, वो नीचे गर्त में भी जा सकता है, क्योंकि नीचे द्रव है। यहाँ पर पूरा जो दुर्बल मंडल है, दुर्बल मंडल की जो परत है वो द्रव है, तो ये नीचे भी तो धस सकती है। तो ये नीचे धसी, जब नीचे धसी तो यहाँ पर एक गर्त बना, उस गर्त का हमने नाम रखा मेरियाना गर्त या मारियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है, दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा। और तीसरी कंडीशन अभी सारी सीमाओं में हो सकती है कि महाद्वीप और महाद्वीप की प्लेटें जब आपस में टकराएंगी तो वलित पर्वत बनते हैं, जिसको बोलते हैं वलित पर्वत। सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण हमारा हिमालय पर्वत। हमारे हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो महाद्वीप और महाद्वीप की जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराई और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये अभिसारी प्लेटें हैं, मैंने आपको समझाया। देखो, और अगर आप समझना चाहें चित्र के माध्यम से तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो अभिसारी प्लेटें हैं ये आपस में इस तरह से टकराती हैं। एक प्लेट इधर से आएगी,
ये एक प्लेट है, इसकी गति इस साइड में है और दूसरी प्लेट इधर है। चाहे वो दोनों ये प्लेटें चाहे महाद्वीप की हों, चाहे दोनों प्लेटें महासागर की हों। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएँगी, तो ये मैग्मा या तो ऊपर जाएगा तो पर्वतों का निर्माण होगा, या फिर ये मैग्मा नीचे धँसेगा, ये प्लेटें नीचे धँसेंगी, तो गर्त का निर्माण होगा। तो जो अभिसारी प्लेटें हैं, वो यही समझाती है हमें कि पर्वत और जो गर्त हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरे प्रकार की प्लेटों की सीमाएँ हैं, वो है अपसारी सीमाएँ। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डाइवर्जेंट बाउंड्रीज़। देखो, अपसारी सीमाओं का मतलब हुआ, ये एक-दूसरे से दूर जाती हैं प्लेटें। जैसे अभिसारी सीमाओं में तो एक-दूसरे के करीब आ रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। लेकिन अपसारी सीमाओं में क्या होगा कि प्लेटें एक-दूसरे से दूर जाएँगी। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर उदाहरण देकर समझाना चाहूँ। सपोज़ एक प्लेट हमारे सामने ये है और दूसरी प्लेट हमारे सामने ये है। तो ये प्लेटें इधर एक-दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, एक-दूसरे से दूर जा रही हैं, इस तरह से। जब एक-दूसरे से दूर जाएँगी तो भले ही दूर जाएँ, लेकिन यहाँ से लावा तो बाहर निकलेगा ना, मैग्मा तो बाहर निकलेगा। जब मैग्मा बाहर निकलेगा, तो जो नए पर्वत बनेंगे, हालाँकि वो पानी के नीचे बनेंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हैरी हेस का महासागरीय नितल प्रमाण है, जो महासागरीय नितल सिद्धांत है हैरी हेस का, वो यही सिद्धांत है, उसने यही तो बताया था। जो महासागर का तल है, आप इसको महासागर में समझ लीजिए अंदर, ये महासागर हमारे सामने है। ये महासागर का तल है, ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ये पूरा महासागर का तल है नीचे, मतलब ऊपर। ये महासागर के तल के नीचे की बात हो रही है। तो हैरी हेस ने यही तो समझाया कि जो महासागर का तल है वो फैल रहा है। तो देखो, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो तल तो अपना फैलता ही चला जाएगा, और जब तल फैलता चला जाएगा तो यहाँ पे नीचे ट्रंच गर्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर ऊपर निकले तो पर्वतों का निर्माण होगा, नीचे निकलेगा तो गर्त का निर्माण होगा। हालांकि हम पढ़ रहे हैं जो हमारी प्लेटें हैं वो कितने प्रकार से गति करती हैं, उनकी क्या क्या सीमाएं। तो हमने पहली पढ़ी अभिसारी सीमाएं, और अभी हम दूसरे पढ़ रहे हैं अपसारी सीमाएं। अभिसारी सीमाएं में जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती हैं, और अपसारी सीमाओं में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। मुझे पूरा विश्वास है अब आप समझ गए होंगे। तो देखो, जो अपसारी सीमा है यहाँ पर यही लिखा है, प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं और नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है। जैसे कि उदाहरण मिड अटलांटिक रिज, अर्थात मध्य अटलांटिक कटक, जो मैंने पिछली क्लास में आपको चित्र बनाकर समझाया था। हैरी हेस का सिद्धांत इसी पर आधारित है। हैरी हेस ने यही तो बताया था कि महासागर का तल लगातार फैल रहा है। मैंने आपको याद करो चित्र बनाया था, यहाँ पर बीच में मैंने आपको बताया था कि ये कटक है, रिज है। इधर 1 नंबर की चट्टान है, इधर भी 1 नंबर की चट्टान है, दोनों सेम है। फिर दूसरे नंबर की चट्टान है, इधर भी दूसरे नंबर की चट्टान है, दोनों सेम है। फिर इधर तीसरे नंबर की चट्टान, इधर भी तीसरे नंबर की चट्टान सेम है। तो हैरी हेस ने ये समझाया कि ये जो 1 नंबर की चट्टान है ना, क्योंकि हमारा जो तल है वो भी लगातार फैल रहा है, तो ये भी दूर जा रही है। तो फिर 1 नंबर की चट्टान भी दूर हो जाएगी, फिर एक और चट्टानें बनेगी यहाँ पर दोनों, इधर भी और उधर भी, दाएँ-बाएँ दोनों साइड। तो ये अपसारी सीमाएँ हैं जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज़। एक तीसरे प्रकार की सीमा और है जिसको हम कहते हैं रूपांतरण सीमाएं। इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ या संरक्षी प्लेट भी इसको हम कहते हैं। अनुप्रस्थ या संरक्षी प्लेट, ये एक दूसरे के समानांतर घर्षण करते हुए खिसकती हैं। देखो, यहीं पर मैं आपको चित्र बनाना चाहता हूं। सपोज एक प्लेट आपके सामने ये है, इसकी गति ऊपर की दिशा में है, उत्तर दिशा में, और दूसरी प्लेट आपके सामने सपोज ये है, इसकी गति नीचे दक्षिण दिशा में है। तो ये यहाँ पर बीच में एक दूसरे का घर्षण करके हुए चलती है। ये प्लेटें घर्षण करके चलती हैं। तो इन प्लेटों के कारण न तो किसी पर्वत का निर्माण होता है और ना ही किसी कटक का निर्माण होता है। बस हल्के-फुल्के भूकंप आते रहते हैं। तो इनको कहते हैं रूपांतरण सीमाएं, इन्हीं को कहते हैं संरक्षी सीमाएं, इन्हीं को कहते हैं अनुप्रस्थ प्लेट सीमा। क्या है? प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं घर्षण करते हुए, परिणामतः भूकंप आते हैं, हल्के-फुल्के, मंद या तीव्र भी आ सकते हैं। तो इन रूपांतरण सीमाओं के कारण अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि बताइए कौन सी प्लेटों के कारण भूकंप आते हैं, हालांकि तीनों प्लेटों के कारण ही भूकंप आते हैं, लेकिन आपसे स्पेशल प्रश्न ये बन सकता है कि कौन सी वो प्लेटें हैं या कौन सी प्लेटों की वो सीमाएं हैं जिसके कारण पर्वत या कटक का निर्माण नहीं होता है। तो वो है रूपांतरण सीमाएं। इस रूपांतरण सीमा के कारण ना तो पर्वत बन सकते हैं और ना ही कटक बनते हैं।
कारण ये है कि क्योंकि ये आपस में ना तो एक दूसरे से दूर जाती हैं और ना ही टकराती हैं, बस एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, जिसके कारण भूकंप तो आते हैं लेकिन पर्वत या गर्त नहीं बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था प्लेटों के सीमाएं। प्लेटों की मुख्यतः 3 सीमाएं मैंने आपको बताई। पहली सीमा है अभिसारी सीमा, दूसरी सीमा है अपसारी सीमा और ये जो तीसरी सीमा थी ये था रूपांतरण संरक्षी या अनुप्रस्थ सीमा। अब देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं प्लेट विवर्तने की सिद्धांत, अब तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। प्लेट विवर्तने की है क्या? प्लेट विवर्तने की यही है कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो ऊपरी परत है जिसको हम कहते हैं भूपर्पटी, और उसी का उसमें थोड़ा सा हिस्सा है ऊपरी मेंटल का, जो कि 100 किलोमीटर का हिस्सा है लगभग। वो 100 किलोमीटर का जो ऊपर का हिस्सा हमारी पृथ्वी का है, वो मुख्यतः 7 प्लेटों से बना है या 7 प्लेटों में बटा हुआ है, आप ऐसे समझ लीजिए। भाई सपोज ये हमारी पूरी पृथ्वी इधर है, तो हमें क्या लगता है ये पूरी पृथ्वी बिल्कुल एक ही चट्टान है, एक ही पत्थर है पूरा ये पूरी पृथ्वी? भाई ये अलग-अलग प्लेटों में हमने नाम रख दिया प्लेट। ये टूटा हुआ है, जैसे एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तीसरी ये है, ऐसे करके हमने कह दिया ये टोटल 7 प्लेटें हैं। तो इनके प्रमाण क्या है? हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, प्रमाण आपके सामने है। पहला प्रमाण तो ये कि समुद्री तल की चुंबकीय धारियाँ, हमने हैरी हेस के न्यूटन उसमें पढ़ा था, हैरी हेस के सिद्धांत में। दूसरा प्रमाण समुद्री चट्टानों की आयु। भाई समुद्री चट्टानों की आयु क्या बताती है हमें? जो समुद्र के अंदर जो चट्टानें होती हैं जिनको हम कटक कहते हैं, हैरी हेस के सिद्धांत की बात करते हैं। सपोज हमारे सामने ये कोई कटक है, समुद्र की हम बात करें, समुद्र के अंदर ये ऊपर हमारे सामने ये समुद्र है ये। तो इस कटक के इधर बाईं तरफ जो चट्टान है और इधर जो दाईं तरफ चट्टान है, इन दोनों चट्टानों की आयु सेम सेम है और सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। फिर इधर दूसरे नंबर की चट्टान बाईं तरफ, इधर दूसरे नंबर की चट्टान दाईं तरफ, इन दोनों चट्टानों की आयु भी सेम सेम है और ये कुछ मध्यम आयु की हैं। उसी प्रकार जो तीसरे नंबर की चट्टान है और इधर भी तीसरे नंबर की चट्टान है, इनकी आयु भी सेम है और ये सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। और जब ये तल लगातार फैल रहा है तो ये 1 नंबर की चट्टानें भी दूर चली जाएँगी, इधर ये भी दूर चली जाएगी, इधर आ जाएगी और ये भी दूर पहुँच जाएगी, तो इधर फिर एक और चट्टानों का निर्माण होगा, इधर भी एक चट्टानों का निर्माण होगा। तो इनकी आयु भी सेम सेम होगी, दोनों का साथ-साथ निर्माण होगा। तो यही कुछ प्रमाण हैं जो ये दर्शाते हैं कि प्लेट विवर्तने की सिद्धांत एकदम ओके है। तीसरा प्रमाण आपके सामने है, भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण। ये जो भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, ये भी प्लेट विवर्तनिकी के कारण आते हैं। और एक और प्रमाण आप देख सकते हैं, पर्वत और गर्तों की जो स्थिति है, अर्थात ये जो पर्वत और गर्त बनते हैं, ये भी प्लेट विवर्तनी के कारण ही बनते हैं। तो ये प्रमुख प्रमाण हैं, जो ये दर्शाते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सही है। अब प्लेट विवर्तनिकी के कारण कौन-कौन सी भू आकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, वो आपके सामने है। देखो, पर्वतों का निर्माण भी प्लेट विवर्तनिकी के कारण होता है, जैसे कि उदाहरण हिमालय और एंडीज पर्वत। दूसरा ज्वालामुखी, जैसे कि जापान और इंडोनेशिया, और भी बहुत सारे उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे। और महासागरीय गर्त का निर्माण भी प्लेट विवर्तनिकी के कारण ही होता है। जैसे कि मेरियाना गर्त सबसे प्रमुख गर्त है, सबसे बड़ा गर्त है, सबसे गहरा गड्ढा हमारी दुनिया का है, जो कि प्रशांत महासागर में है। और फिर पेरू चिली का ट्रेंच है। तो ये सारे जो आकृति बनती है, भू आकृति, ये प्लेट विवर्तनिकी के कारण ही बनती है। और चौथी जो भू आकृति बनती है प्लेट विवर्तनिकी के कारण, वो है भूकंप क्षेत्र, जैसे कि हिमालय क्षेत्र आदि। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा महत्व समझते हैं प्लेट विवर्तनिकी का। तो देखो, सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि प्लेट विवर्तनिकी से हमें ये समझ में आता है कि भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों आते हैं, कहाँ पर आते हैं, और पर्वत क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब हमें प्लेट विवर्तनिकी से ही पता चलता है। आगे थोड़ा बढ़े, एक हमें ये भी पता चलता है कि महासागर का तल क्यों फैल रहा है। हैरियस का सिद्धांत हमें यही बताता है। और जो प्लेट विवर्तनिकी है, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र का आधारभूत सिद्धांत है। देखो, निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं, अगर हमें सामान्य शब्दों में कहना चाहे कि भाई प्लेट विवर्तनिकी क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है। हम यही तो बहुत देर से पढ़ रहे हैं, जो प्लेटें हैं वो गति कर रही हैं। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है,
ये कई प्लेटों में बटी हुई है, जैसे कि प्रमुख 7 प्लेटें मैंने आपको बताई, और ये प्रमुख 7 प्लेटें लगातार हिलती-डुलती रहती है। जब ये प्लेटें अलग होती हैं या टकराती हैं या एक दूसरे के पास खिसकती हैं, तब भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत बनते हैं। ये निष्कर्ष है प्लेट विवर्तनिकी का। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, आपको समझ में आई होगी। ये प्रमुख 3 वैज्ञानिक थे, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कौन-कौन से वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। और जैसे अभी मैंने आपको ये बताया कि प्लेट विवर्तनिकी के कारण ही भूकंप आते हैं, प्लेट विवर्तनिकी के कारण ही ज्वालामुखी आते हैं, तो अब हमारा अगला टॉपिक है भूकंप। भूकंप क्यों आते हैं? हमने ये समझ लिया प्लेट विवर्तनिकी के कारण आते हैं, तो हम समझने जा रहे हैं कि भूकंप कितने तरह के होते हैं, कौन-सा सबसे हानिकारक होगा, कौन-सा सबसे कम हानिकारक होगा और कहाँ-कहाँ पर ये अधिक पाए जाएँगे। तो हमारा जो अभी अगला टॉपिक शुरू हो रहा है, उसका नाम है भूकंप। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको प्लेट विवर्तनिकी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है भूकंप। या फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी तक हमारी जितनी क्लास हो गई हैं, उसको अच्छे से समझ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। हम अगले दिन, अगली क्लास में इस नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, भूकंप। आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छे से अभी तक जो हमने पढ़ लिया है, उसका रिवीजन कर लीजिए, ताकि आगे की क्लास आपको अच्छे से समझ में आती जाए। अब हमारी क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। हम समझेंगे भूकंप क्यों आता है, कहाँ पर आता है। हालाँकि अगर आपने हमारी सारी क्लासेस करी हों, सीरियल बाय सीरियल, तो हम एक-एक टॉपिक को कनेक्ट करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी टॉपिक हम कहीं से भी उठाते हैं। आप जब हमारी पहली क्लास देखोगे, वहाँ से लेकर अब तक की जितनी भी क्लासेस हैं, तो आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। पिछला टॉपिक इस टॉपिक से कनेक्ट मिलेगा। तो हमारा अगला टॉपिक है भूकंप, तो इसको हम करेंगे अगली क्लास में शुरू। और आपसे विदाई लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी कराएँ। इसी अपील के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। बाय-बाय, टेक केयर।